वेलकम टू अनिरुद्ध वाले यूट्यूब चैनल। तो देखो ये आपके जेई के एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ गए हैं, तो उसके लिए एक रिवीजन वीडियो बना दी जा रही है आपके लिए। इससे आपके फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे अपन सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल आपको लग रहा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स का, लेकिन ये है थर्मल एक्सपांशन पे। इसमें देख क्या रखा है, इन अ वर्टिकल यूट्यूब कंटेनिंग अ लिक्विड टू आर्म्स आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ये दोनों आर्म जो है इनके टेम्परेचर अलग अलग अपन ने मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है। द लिक्विड कॉलम्स इन द टू आर्म्स हैव हाइट्स L1 L2। ये अपने को हाइट दे रखी है जो लिक्विड की है। नोट करना कि ये ऊपर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। और द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड अपने को बताना है, ठीक है। ये कंडीशन देखो, इस क्वेश्चन में एजम्पशन क्या था कि हमने ये यूट्यूब के अंदर लिक्विड भर रखा था। अब इसके बाद हमने उसको हीट करा। हीट करने की वजह से अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोगों ने हीट कर रखा है। जैसे जो ये वाला लिम है, इसको अपन ने T2 टेम्परेचर पे हीट करा और T1 तक दूसरे वाले लिम को हिट करा। इसकी वजह से थर्मल एक्सपांशन हुआ और उसकी वजह से ये जो लेंथ है ये अलग अलग आ गई, ठीक है। अब ये फिगर देख के आपको पता चल गया होगा कि जो T1 वाला है लिम, ये वाला लिम, इसके हिसाब से T1 जो है वो T2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा हुआ है इनिशियली। तो दोनों लिम के अंदर जो लिक्विड का वो होगा, लेंथ होगी, लिक्विड कॉलम में जो लेंथ होगी वो सेम होगी, ठीक है। लेकिन जैसे अपन ने हीट करा तो वो लेंथ चेंज हो जाएगी। देखो ये पिक्चर शो कर रहा है जब हमने इसको हीट नहीं करा था, ठीक है। अब हीट नहीं करा था तो दोनों लिम्स में जो लिक्विड की हाइट थी वो सेम थी। अब हीट करने के बाद ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली लिम को देखते हैं हम। पहले L लेंथ थी, उसके बाद L2 हो गई। तो L1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू 1 प्लस गामा इंटू T1, ठीक है। अब नोट करना यहाँ पर गामा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का वो कॉफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो ये जो T1 लिखा है ना, अपन गामा इंटू T1 लिखा है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। लेकिन इस केस में हमें इनिशियल टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि 0 डिग्री पे ये L लेंथ का था। और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, जो L है उसको L1 की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू T1। सिमिलरली हम L2 के लिए भी सेम चीज़ें लिख देंगे। क्या आ जाएगी, L2 इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस गामा इंटू T2। तो इसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू आ गई ये। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी L1 L2 T1 T2 की टर्म्स में, और वही आपका आंसर है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं अपन। देखो ये ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। इसमें दे क्या रखा है अपने को, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f/2 अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस से f/2 डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 3f/2 इन द स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो ये स्लैब के अंदर 3f/2 डिस्टेंस में इसकी इमेज बन गई, ठीक है, फ्रॉम द फेस ऑफ द स्लैब। अब अपने को निकालना क्या है, फ्रॉम द फेस ऑफ द, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फेस ऑफ स्लैब फ्रॉम द सेकंड फोकस ऑफ द लेंस। तो हमें f2 से लेकर ये फेस तक की इमेज निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इधर रखा, लाइट पास होगी इससे इससे इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। लेकिन अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो, लेकिन ये ग्लास स्लैब के होने की वजह से इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी इमेज जो है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो बहुत डिटेल में। तो इमेज यहाँ का इमेज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे कि अगर ये स्लैब नहीं होता तो इमेज किधर बनती। अब वो जो डिस्टेंस आई उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जो भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो ये फिगर में देखो, जो x1 है ना वो हमने मान रखा, वो केस है जब अगर ग्लास स्लैब प्रेजेंट नहीं होता तो जो इमेज इस पॉइंट पे बनती। लेकिन अब सिंस ग्लास स्लैब प्रेजेंट है तो इमेज इस जगह पे बन रही है। अब देखो आप इस फिगर से और अच्छे, इन दो फिगर से और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो इस चीज़ को। देखो सपोज करो ये रे आ रही है जो ग्लास के इस फेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। अब इस जगह पे आने की वजह से
क्योंकि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने की वजह से ये जो इमेज इधर बनना थी वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन एक्सप्रेशंस पे निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फिगर में देखिए आप, ये जो एंगल है वो थीटा है और इस जगह एंगल फाई बना रखा है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपन इसमें, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू साइन फाई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं जो कि ये लेंथ x1 है और ये हाइट h है, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, अगर इधर ग्लास स्लैब प्रेजेंट नहीं होता तो वो इस डायरेक्शन में लाइट जाती, तो इसके अकॉर्डिंग अपन टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, h डिवाइडेड बाय x1। h नोट करना ये है और x1 इस पॉइंट की इधर से डिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली हम tan फाई की वैल्यू भी लिख के बैठ जाएंगे। अब देखो, सिंस जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है ना वो काफ़ी स्मॉल है, तो हम tan थीटा और tan फाई को sin थीटा sin फाई के इक्वल मान सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने म्यू की वैल्यू निकाल दी x2 बाय x1, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, सिंस म्यू की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी क्योंकि ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एयर के कंपैरिजन में, तो x2 की वैल्यू x1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। और x2 क्या मान रखा है हमने कि ग्लास स्लैब प्रेजेंट हुआ तो इमेज किस डिस्टेंस में बनेगी, और x1 क्या है, अगर ग्लास स्लैब नहीं प्रेजेंट होता तो कितने डिस्टेंस पे इमेज बनती, ठीक है। तो हमने इस एक्सप्रेशन से जो हमें डेटा दे रखा था क्वेश्चन में उसके करस्पॉन्डिंग हमने x1 की वैल्यू निकाल दी। अब x1 नोट करना इस फेस से इस पॉइंट तक की इमेज है जब ग्लास स्लैब प्रेजेंट नहीं था। तो भाई देखो, अब इस लेंस के बारे में बात करते हैं हम। इस लेंस से हमने इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, वो लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकस f प्लस f/2, ठीक है। तो u की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब v कितने दूर है, ये f प्लस ये लेंथ हमें नहीं पता है और यही निकालना है हमें, और प्लस ये लेंथ अपन ने निकाल ली x1 की वैल्यू हमने f निकाल ली है, तो आपके पास u आ गया। v आपके पास नहीं पता लेकिन आपके पास f पता है, तो आप जो भी डेटा ये x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। और x क्या है, f2 और इसके बीच में डिस्टेंस। तो अगले सवाल पे आते हैं अपन। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरिड अराउंड अ क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस ABC इन विच BC इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। B से C एक आइसोथर्मल प्रोसेस है as shown in the figure. The gas absorbs 7000 joule of heat as its temperature is increased from 300 Kelvin to 1000 Kelvin in going from A to B। मतलब A से B जब गए तो 7000 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी उसने और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 300 से 1000 तक। अब देखो इसका मतलब क्या है, B पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1000, तो और B और C आइसोथर्मल प्रोसेस है तो C का टेम्परेचर भी कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो हमें निकालना है द क्वांटिटी ऑफ हीट इजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस C2A में कितनी हीट निकलेगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो भाई A से B में Q1 हीट जा रही थी, Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें निकालना क्या है Q2, मतलब A से C में कितनी हीट रिजेक्ट हुई, ठीक है। तो देखो नोट करना ये A to B एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो जो हीट ट्रांसफर होगा इसमें वो किसके बराबर होगा, mCV डेल्टा T के बराबर, ठीक है। और दूसरे केस में A से C में ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर रहेगा, mCp डेल्टा T के, ठीक है। अब हम Q1 बाई Q2 का रेशो ले लेते हैं, ठीक। Q1 बाई Q2 का रेशो लोगे तो आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 माइनस 300 और 300 माइनस 1000 का -1 आ जाएगा, ठीक है। तो Cp बाई Cv अब क्या होता है आपको पता ही है, गामा के बराबर होता है, ठीक है। और हमें दे रखा है कि गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो क्या होती है 7/5, ठीक है। अब एक और डेटा जो आपको दे रखा है वो क्या है Q1 का, Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 7000 जूल, तो इसके अकॉर्डिंग आप Q2 कैलकुलेट कर सकते हो और Q2 की वैल्यू आ जाएगी -9800 जूल, ठीक है। वही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। हम ऐसे ही कुछ वीडियो बनाते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।